अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे, लेकिन मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर ओवैसी का बयान, अमेरिकी सदर ट्रंप को भी बनाया अपनी शदीद तनकीद का निशाना। पहलगाम हमला, इंटेलिजेंस की संगीन नाकामी, वजीर दाखिला अमित शाह दे फौरी इस्तीफा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पार्लियामेंट में मुतालबा। गजा पर इसराइली बर्बरियत और वजीर आजम मोदी की खामोशी बायसे शर्म, सोनिया गांधी ने लिखा सख्त मजमून। इसराइल के मज़ालिम इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हिमाचल प्रदेश के इलाके मंडी में बादल फट पड़े, जबरदस्त तबाही, कई इलाके हो गए तबाह, 3 अफराद की मौत। फलस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात नहीं करेंगे कायम, सऊदी अरब का अक़वाम मुत्तहिदा में 2 टोक ऐलान। गजा जंग का खात्मा, अक़वाम मुत्तहिदा में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान 2 रियासती हल का कोई मुतबादिल नहीं, फ्रांस का बयान। 18 सालों में पहली बार नागार्जुना सागर के 14 गेट खोल दिए गए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की 22 लाख एकड़ अराजी को किया जाएगा सैराब। रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का बड़ा बयान। हैदराबाद की तरक्की के लिए हुकूमत की खुसूसी तवज्जो, जुबली हिल्स में कांग्रेस का झंडा ही लहराया जाएगा। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का दावा। 4 ता 6 अगस्त 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का ऐलान। पसमानदा तबक़ात को सियासी इख्तियार दिलाना है मकसद, कविता का बयान। मलून एमएलए राजा सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने तैयार। रियासत की सियासत में नया मोड़। बरसात में मौसर बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने नवीन मित्तल की हिदायत, ओहदेदारान के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस। और रेफ्रिजरेटर खोलते वक्त बिजली का झटका लगने से खातून हलाक, राजेंद्र नगर में अफसोसनाक सानहा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। और आज भी हम शुरुआत करते हैं कौमी खबरों से। जैसा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटों की बहस जारी है। ऐसे में हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बहस में हिस्सा लिया और उन्होंने इस मौके पर अमेरिकी सदर ट्रंप को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असद ओवैसी ने कहा, पाकिस्तान और इसराइल दोनों नाकाम मुल्क हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ उस मुल्क के सदर के साथ खाना खा रहा है जिसकी तकरीर से हमारे लोग मारे गए। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा, अगर ये हमारी खारिजा पॉलिसी की कामयाबी है तो बड़ी शर्म की बात है। असद ओवैसी ने कहा कि कोई सफ़ेद फॉर्म आदमी यानी कि गैर मुल्की वाइट हाउस में बैठकर जंग बंदी का ऐलान करेगा और हम उसे मान लेंगे। क्या यही हमारा कौमी फ़ख्र है? क्या इसका हमारी फ़ौज और पायलटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा? ओवैसी ने कहा कि हम अमेरिका को तो दोस्त समझते हैं, फिर ये कैसी दोस्ती है कि हम उनसे कुछ कहने के काबिल नहीं हैं। जो दहशतगर्दी के दिल पर हमला हुआ वो भावलपुर का था और 6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमजोर किया जाए। और अगर हमको इन ताकतों को कमजोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोजर के जरिए या फिर लिसानी जबर के जरिए या मजहबी फिरका परस्ती के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल-अक़वामी सतह पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूंगा
कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरकरार। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने भी लोकसभा में इस बहस में हिस्सा लिया और मोदी हुकूमत से कई एक सवाल किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत क्या है, इस सिलसिले में लोगों को यानी कि मुल्क के शहरियान को वाकिफ करवाना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। प्रियंका ने ऑपरेशन सिंदूर में जारी बहस में हिस्सा लेते हुए मोदी हुकूमत को कई महाज पर कटहरे में ला खड़ा कर दिया। उन्होंने जंगबंदी, TRF, पहलगाम हमले में हलाक शुभम और गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में सोनिया गांधी के आंसुओं का तस्करा किए जाने पर अपनी बात मुख्तसर सी लेकिन जामे अंदाज में सभी के सामने रखी। उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूँ ताकि यहाँ बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है, उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, मानिए प्लीज, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, कुमार सतपति, JS चंद्रमौली, अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, सदस्य नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गनबोटे, शुभम द्विवेदी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को सबसे पहले इंटेलिजेंस की नाकामी करार दिया और कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को चाहिए कि वो अखलाकी तौर पर इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए फ़ौरन वज़ारत दाखिला से इस्तीफ़ा दे दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की संगीन नाकामी करार दिया और वज़ीर दाखिला अमित शाह को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा खुद इसे इंटेलिजेंस की नाकामी तस्लीम कर चुके हैं और कहा है कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, जबकि इंटेलिजेंस तो बराह रास्त वज़ीर दाखिला के दायरेकार में आती है। खड़गे ने सवाल किया कि क्या मनोहर सिन्हा ने यह बयान वज़ीर दाखिला को बचाने के लिए दिया या उन्हें ऐसा कहने के लिए कहा गया था।
इसराइल की जानिब से गजा पर जारी हमले और गजा की दर्दनाक दास्तान पर दुनिया के तमाम कायदीन मुंह खोल बैठे हैं और कह रहे हैं कि इसराइल, जालिम इसराइल, नाजायज इसराइल को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। ऐसे में हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सोनिया गांधी ने सवाल उठाए और उन्होंने बाज़ाब्ता एक मजमून भी तहरीर किया। गजा के हालात पर वज़ीर आज़म मोदी की खामोशी पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सोनिया गांधी ने मजमून तहरीर किया। अपने मजमून में उन्होंने लिखा कि इसराइल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हाथों बेगुनाह मर्द, औरतों, बच्चों पर किए गए वहशियाना हमलों या उनके बाद इसराइली शहरियों का गमाल बनाए रखने को कोई भी दुरुस्त करार नहीं दे सकता और उनकी बार बार और बगैर किसी शर्त के मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन एक इंसानी और आलमी बरादरी के रुकन के तौर पर हमें ये तस्लीम करना होगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गजा की आवाम पर इसराइली हुकूमत की जवाबी कार्रवाई सिर्फ शदीद नहीं बल्कि मुजरिमाना हद तक शफ़ाक रही है और हमें यानी कि हिंदुस्तानी कौम को भी इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए और वज़ीर आज़म मोदी को इसके लिए जवाबदा होना पड़ेगा। नाज़रीन, मुल्क में मौसम बरसात का सिलसिला अपने उरूज पर है। ऐसे में आए दिन कहीं ना कहीं से एक ऐसी खबर आती है कि बरसात ने बड़ी तबाही मचा दी, बरसात ने कई जानें ले ली। तो आज हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि वहाँ बादल फट पड़े हैं और 3 अफराद की मौत भी वाक़ हो गई है। हिमाचल प्रदेश में बड़ी तबाही भी मची है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के ज़िले मंडी में एक बार फिर बादल फट पड़े और यहाँ बादल फटने के बाद नदी नाले उठान पर है। वहीं पानी के सैलाब से हर तरफ तबाही का मंजर है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लापता भी बताए जा रहे हैं। आज सुबह 4 बजे शदीद बारिश के बाद सैलाब आ गया। इलाके में सैलाब से कई गाड़ियां बह गईं। वहीं सैलाब की जद में आ जाने से कई घर टूट गए। बताया जाता है कि देर रात मंडी में बादल फट पड़ने से कई इलाकों में मलबा भी आ पहुंचा। और नाज़रीन, रुक करते हैं कौमी खबरों के बाद रियासती खबरों का। ऐसी खबर है कि तकरीबन 18 सालों के बाद नागार्जुन सागर के 14 गेट खोल दिए गए हैं क्योंकि वहां पानी के बहाव में तेज़ी आ गई है। रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने खुद अपनी निगरानी में इन 14 गेटों को खुलवाया है। 18 सालों में पहली बार नागार्जुन सागर के 14 गेट खोल दिए गए हैं और पानी नीचे की तरफ छोड़ा गया। डैम से पानी उमूमन अगस्त में छोड़ा जाता है, मगर महाराष्ट्र और कर्नाटक में शदीद बारिशों के बाद श्रीशैलम डैम से पानी की बड़ी आमद ने जारी साल के शुरू में आबी ज़खायर को तकरीबन भर दिया है। रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पानी छोड़ने के लिए 26 में से 14 गेट खोलने की निगरानी की और इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के जरिए रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 22 लाख एकड़ को सैराब किया जाएगा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज बड़ा दावा किया है और कहा है कि जुबली हिल्स की असेंबली नशीस पर जो ज़मीनी इंतखाब होने वाले हैं उस पर कांग्रेस पार्टी का ही उम्मीदवार अपनी फतेह का झंडा लहराएगा और तमाम अपोजिशन पार्टियों को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम के आशीर्वाद से कायम होने वाली कांग्रेस हुकूमत कई फलाही काम कर रही है। उन्होंने कहा, ख़वातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र के तहत अब तक 200 करोड़ मुफ्त टिकटें दी जा चुकी हैं जिनकी मालियत 68,000 करोड़ रुपये बनती है। ये भी बताया कि हुकूमत 200 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली सरबराह कर रही है और कहा, रईतु भरोसा स्कीम, कर्ज माफ़ी स्कीम, बारीक चावल स्कीम, 500 रुपये बोनस भी फ्राहम किया जा रहा है। जुबली हिल्स में कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अजहरुद्दीन और नवीन यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने अवाम से अपील की है कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात में तरक्याती खिदमात के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाया जाए। उन्होंने कहा, जिस तरह सिकंदराबाद कंटोनमेंट में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की थी, इसी तरह जुबली हिल्स में भी कामयाबी हासिल करेगी और दीगर पार्टियों के मुंह बंद किए जाएंगे। ఒక మాట మాత్రం స్పష్టం, అభ్యర్థులు స్థానిక జూబ్లీ హిల్స్ కు సంబంధించిన వాళ్లే ఉంటారు. బయట నుంచి అభ్యర్థుల దిగుమతి ఉండదు. స్థానికంగా ఈ జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజలతో వివిధ హోదాల్లో వివిధ సందర్భాల్లో కష్టపడుతున్నటువంటి వాళ్లకు సంబంధించిన అవకాశం టికెట్ నిర్ణయం అనేటువంటిది పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది. బట్ బయట నుంచి ఆశిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరికి కూడా
ఇక్కడ అవకాశం ఉండదు అనేటువంటిది పార్టీ ఆలోచన. ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఎటువంటి దాని లోపల మళ్ళీ. सदर तेलंगाना जागृति व एमएलसी कविता ने ऐलान किया है कि वो 72 घंटों की भूख हड़ताल करेगी ताकि बीसी तबकात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात को हासिल किया जाए। उन्होंने आज सोमाजी घोड़ा प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती और मरकज़ी हुकूमतों पर बीसी रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया। इसी सिलसिले में सदर तेलंगाना जागृति रुकन कानून साज कौंसल BRS के कविता ने ऐलान किया कि पसमानदा तबकात को सियासी इख्तियारात दिलाने के मकसद से 4 ता 6 अगस्त 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएगी। నిబద్ధతతో కూడినటువంటి 72 గంటల నిరాహార దీక్షను నేను చేయబోతా ఉన్నాను హైదరాబాద్లో 4, 5, 6 తారీఖున ఆగస్టు 4, 5, 6 తారీఖున నేను ఇదివరకు ఎట్లా అయితే అంబేద్కర్ విగ్రహ సాధన కోసం 72 గంటల నిరాహార దీక్ష చేశానో బీసీ బిల్లు సాధన కోసం కూడా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి పెంచడానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీ బిడ్డలకు ఎంత అవసరం ఉంది బీసీ బిల్లు అనేటటువంటి అంశాలని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పడానికి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలుగా తెలంగాణ బిడ్డగా ఒక సోదరిగా నేను నిరాహార దీక్ష 72 గంటలది 4, 5, 6 ఆగస్టు నాడు చేయబోతా ఉన్నాను. దీనికి సంబంధించి మేము ప్రభుత్వానికి కూడా ఇమీడియట్గా పర్మిషన్ కోసం పెట్టుకుంటాం. వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే మంచిది, ఇవ్వకపోతే ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ కూర్చొని 72 గంటలు మాత్రం ఖచ్చితంగా దీక్ష చేస్తాం. నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్, నాకున్న విశ్వాసం ఏంటంటే అంబేద్కర్ విగ్రహం సాధించడానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 72 గంటలు నేను నిరాహార దీక్ష చేసిన. ఆ తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆనాడు ఒత్తిడికి తలొగ్గి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని అసెంబ్లీలో పెట్టడం జరిగింది. అదే పంతాను, అదే గాంధేయవాదాన్ని, అదే ప్రజాస్వామిక పరిధిలో మేము నిరసన తెలియజేస్తాం, అవసరాన్ని తెలియజేస్తాం. బీసీ బిల్లు ఎందుకు రావాలన్న అవసరాన్ని, మా నిబద్ధతను ప్రపంచానికి చాటుతామని. नाज़रीन, रियासत भर में मौसम में बरसात है। ऐसे में हुकूमत चाहती है कि शहरियान को तहफ़्फ़ुज़ मिले और उन्हें किसी भी किस्म की दिक्कतों का कोई सामना ना करना पड़े। ऐसे में प्रिंसिपल एनर्जी नवीन मित्तल ने ओहदेदारान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्हें हिदायत दी कि बिला वक्फ़ा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी नवीन मित्तल ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि ज़रई और दीगर शुबेजात को मौसर बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। नवीन मित्तल ने ओहदेदारान से कहा कि वो बारिश में बरक़ी तलब में गैर मामूली इजाफे से निमटने के लिए चौकस हो जाएं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जाया साल मानसून में बरक़ी तलब में इजाफा हुआ है। उम्मीद है कि बरक़ी की तलब में मज़ीद इजाफा होगा, इसीलिए ओहदेदारान मुस्तक़बिल की हिकमत को तैयार करते हुए अपने लाहेअमल को तैयार करें। रियासत में कांग्रेस बरसर इख्तिदार है। ऐसे में यही रियासत में कांग्रेस को मज़ीद मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए आला कमान से मुख्तलिफ हिदायतें कांग्रेस को दी जाती रही हैं और कांग्रेस पार्टी इस पर अमल कर रही है। कांग्रेस की बुनियादी यूनिट से लेकर आला सतह तक कांग्रेस के कारकुन कायदीन तमाम अजला में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस में इस्तेहकाम और तंजीमी ढांचे को मजबूत करते हुए मजालिस मुकामी चुनाव की तैयारी के ज़िम्मन में AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने मुत्तहिदा अजला में 31 जुलाई से पदयात्रा का फैसला किया। ये पदयात्रा और श्रमदान प्रोग्राम के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 6 अगस्त तक मुत्तहिदा 6 अजला के 6 असम्बली हल्क़ात का अहाता किया जाएगा और कांग्रेस के बारे में अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। हुकूमती स्कीमात को भी अवाम तक पहुँचाया जाएगा। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के अरकान रियासत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां इनकी जानिब से मुख्तलिफ समाअतों का आगाज़ हो गया है। कल ही अरकान ने अपनी समाअतों का आगाज़ किया है। कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन ने डॉक्टर M चिन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 2 रोज़ा खुली समाअत का आगाज़ किया है। तेलंगाना से मुत्ताल्लिक़ शिकायत के 101 के लिए कौमी कमीशन ने हैदराबाद में 2 रोज़ा समाअत का फैसला किया था। शिकायत की आजिलाना 101 और सरकारी अहदेदारों को जवाबदा बनाने के लिए फैसला किया गया है। समाअत के पहले दिन 2 डिवीज़न बेंच ने दरख्वास्त गुजारों की समाअत अंजाम दी। गोशा महल से MLA मलून राजा सिंह हमेशा अपने बयानात से सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उसने एक ऐसा बयान दिया है जिससे रियासत की सियासत में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि राजा सिंह ने एक बार फिर कह दिया है कि वो BJP पार्टी में दोबारा ज्वाइन हो सकते हैं,
क्योंकि दीगर पार्टियों में शामिल होने का उनका कोई इरादा नहीं, क्योंकि उनके नज़रियात और दीगर पार्टियों के नज़रियात मेल नहीं खाते। तेलंगाना की सियासत में एक बार फिर हलचल मचाते हुए खुसूसन जुबलीज के ज़िमनी इंतखाब और आइंदा जेएमसी इंतखाबात से कबल गोशा महल के एमएलए मलून राजा सिंह, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी से इस्तीफा देकर सुर्खियां बटोरी थी, अब एक बार फिर पार्टी में वापसी के लिए आमदगी का इजहार कर रहे हैं और कह दिया है कि आला कमान अगर मुझे बीजेपी में वापस लेती है तो मैं फौरन बीजेपी ज्वाइन कर लूँगा। बारिश की तबाहकारियों से नशेबी इलाकों की आवाम को बचाने के लिए हैड्रा की जानिब से गैर मजाज कब्ज़ों को गिराने और मुनद्दिम करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में इन इंतजामी कार्रवाइयों में अवाम एहतजाज भी करते हैं। मूसा पेट के अंजैया नगर में भी आज हैड्रा ने गैर कानूनी काबिज़ीन को बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान मुकामी अफराद हुक्काम के दरमियान शदीद तकरार भी हो गई। जब हैड्रा की टीम पुलिस के साथ पहुँच कर तामीरात को मुनद्दिम करना शुरू किया, ताहम मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि बगैर इत्तला और मुतनासिब मुतबादिल के उनके कारोबार घरों को मिसमार किया जा रहा है, जिससे कि वो बेहद परेशान हैं। आगा खान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुल्क भर में, यहाँ कह दे कि दुनिया भर में फलाही काम हमेशा अंजाम दिए जाते रहते हैं, जैसा कि गुरबा की तालीम और मरीज़ों के इलाज में आगा खान फाउंडेशन हमेशा आगे आगे रहता है। इस बार आगा खान फाउंडेशन ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा किया है। जी हाँ, आगा खान सोशल वेलफेयर फाउंडेशन इस्माइली की जानिब से मुल्क भर में फलाही काम जारी है और इस बार माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फाउंडेशन ने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस शजरकारी में खासकर माजूरीन बच्चों के साथ मिलकर उन्हें पौधे लगाने के लिए राग़िब किया गया और आज की इस मुहिम में रियासत के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ साथ दीगर कायदीन मौजूद थे। फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने इस मौके पर मीडिया को तमाम तफसीलात फराहम की और इस मुहिम को एक नाम दिया गया जिसका नाम है काबिल कदम। इस्माइली सिविक, आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड और निपेड साथ में आकर हम यहाँ पे स्पेशली चैलेंज्ड बच्चों के साथ ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। इस्माइली सिविक इंडिया में और इंटरनेशनली जो ग्लोबल वार्मिंग अपना जो बहुत बड़ा मेजर इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए हर जगह पे ट्री प्लांटेशन करने के लिए बहुत प्रोत्साहित करता है। इस्माइली सिविक ट्री प्लांटेशन के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ चेकअप कैंप्स और जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है जैसे कि गणेश चतुर्थी, उसमें हमारे वॉलंटियर्स आके वहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट, फिर रमज़ान में फूड डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब कुछ इस्माइली सिविक करता है। और यहाँ पे सबकी कोऑपरेशन के साथ ये हमारा प्रोग्राम आज बहुत सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर आए हैं, लोकल एमएलए आए हैं और यहाँ पे सभी बच्चे स्पेशली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी चीज़ों को, ट्री प्लांटेशन को हर जगह पे मोटिवेट करना चाहिए और हो सके उतना हमको हमारा जो ये नेचर है। पुराने शहर के इलाके मादना पेट पुलिस स्टेशन हदूद में चाकुओं से हमले की वारदात पेश आई, जिस पर पुलिस ने फौरन पहुंचकर काबू में कर लिया। मादना पेट पुलिस स्टेशन हदूद के वाहिद कॉलोनी में पीर की रात चाकुओं से हमले के दौरान नौजवान लतीफ़ शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़ख्मी नौजवान के रिश्तेदारों के मुताबिक पाशा नामी नौजवान ने 4-5 दोस्तों को लेकर उनके मकान के करीब पहुंचा, उनके भाई पर हमला कर दिया। हमले की वजह रकमी लेन देन बताई जाती है, ताहम इसकी तस्दीक ना हो सकी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। मैं याकुतपुरा वाहिद कॉलोनी में रहता हूँ। हम दोनों भाई ठहरे हुए थे हदारिया मस्जिद कने वाहिद कॉलोनी में, तो पाशा नाम का एक बच्चा आया बाइक पे, घुरमघारी करा, हमारे भाई से लड़ना शुरू करा। फिर उसके बाद उन दोनों की लड़ाई मैं छुड़ा के भिजा डाले वास्ते रुक मैं आ रहा हूँ बोल के 4-5 जनों को लेके आया, चाकू जम्बिया लेके आया। वजह क्या है बेटा? उतना मेरे को नहीं मालूम। ये कौन है? पाशा कौन है ये? आप पहचानते? छौनी में रहते बोल के सुने में आया। आपके भाई से क्या ताल्लुक है? उतना मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं। क्या काम करते पाशा? वो भी नहीं मालूम। बताया जाता है कि आपके भाई से उनकी 7 साल से पुरानी दुश्मनी है। वो कहीं की दुश्मनी है? वो उतना कुछ भी नहीं मालूम मेरे को डिटेल। अच्छा, सिर्फ भाई को मालूम है, मैं ठहरा हुआ था। पाशा से वो भी नहीं मालूम। ठीक है। आपके भाई का नाम? मेरे भाई का नाम मोहम्मद रऊफ है। एज क्या थी उनकी? 32। क्या करते थे उन्होंने?
उन्होंने किराने कपड़ों की दुकान में काम करते। शादीशुदा है वो? नहीं है, बैचलर है। बैचलर। लोग कितने थे बोले? 5 जने थे। उसमें से किसी को पहचानते हैं? एक ही जनों कुछ पहचान दो, पाशा कुछ पहचान दो। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में एक अफसोसनाक साने में खातून रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल रही थी कि बरक़ीरों की जद में आकर फौत हो गई, जिससे कि इलाके में गम की लहर दौड़ गई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में यह अफसोसनाक सानहा पेश आया, जिसमें रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने के दौरान बिजली का झटका लग जाने से खातून की मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े की तस्दीक सब इंस्पेक्टर किशोर ने की। खातून की शिनाख्त 40 साला लावनिया के तौर पर हुई है। उसके शौहर का देहांत 10 बरस कबल हो चुका था और वो घरों में काम करते हुए अपनी बेटियों की परवरिश किया करती थी, लेकिन ये दर्दनाक सानहा पेश आ गया, जिससे कि घर वालों पर सकता तारी हो गया और इलाके में भी गम की लहर दौड़ गई। अब नाज़रीन नज़र डालते हैं चंद अहम बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर। गज़ा मसले के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसकी क़यादत खुद सऊदी अरब कर रहा है। ऐसे में फ़्रांस ने आज इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि 2 रियासती हल के सिवा जंग का कोई मसले का हल ही मौजूद नहीं है। फ्रांस ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान 2 रियासती हल का कोई मुतबादिल नहीं है और इसराइल ने बाज़ाब्ता इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया, जबकि अमेरिका ने इसे एक तशहीरी हरबा करार दिया। सऊदी अरब के साथ मुश्तरका सदारत वाली अक़वाम मुत्तहिदा की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के आगाज़ पर फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सिर्फ एक सियासी 2 रियासती हल इसराइलियों और फ़लस्तीनियों की अमन सलामती के साथ रहने की जायज़ ख्वाहिशात का जवाब देने में मदद करेगा, जिसे दुनिया को कबूल करना ही पड़ेगा। ख़ास तौर पर इसराइल को इस फैसले को मानना पड़ेगा और अमेरिका को इसका साथ देना होगा ताकि गज़ा में जारी जुल्म का खात्मा हो सके। Violence and terrorists, and this proves Hamas wrong. Hamas always fought against the two-state solution that doesn't recognize the right of Israel to exist. After that major decision made by France, historic commitments have been crystallized or been formed today and tomorrow here in New York. Let me quote just 3. First, on the part of the countries represented of the conference, which will adopt the common vision of Gaza after the war, based on the international notion of stabilization. And then secondly, on the part of Saudi Arabia and the Arab and Muslim countries who for the first time will condemn terrorism and the act of terror on the 7th of October, call the disarmament of Hamas, and express their hope to have a normalized relationship with Israel in due time. Et puis de la part troisième. And then thirdly, on the part of the Western countries who expressed their willingness to recognize the state of Palestine and therefore contribute to the edifice of peace. So this is a milestone on the long road which leads us to the GA in September, when through the voice of the President of the Republic, our decision to recognize the state of Palestine will be formalized. और इसी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करना होगा, तभी हम इसराइल से दोस्ती का कोई इरादा करेंगे। इस तरह सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया, जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं की जाती, इसराइल से ताल्लुक़ात कायम नहीं किए जाएंगे। उन्होंने ये बात 2 रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के कॉन्फ्रेंस से खिताब में कही, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ्रांस कर रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में दीगर ममालिक भी शामिल हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल को जुल्म के रोकने में मुतालबा कर रहे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर इसराइल ने ईरान पर फिर हमला किया या फिर हरकत दोहराई गई तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे इस छुपाना नामुमकिन होगा। अब्बास अराग़ची ने कहा, अगर ईरान के ख़िलाफ़ जारियत दोहराई गई तो ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे छुपाना मुमकिन ना होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान को बखूबी मालूम है कि हालिया अमरीकी और इसराइली जारियत के दौरान हमें और हमारे मुखालिफिन को कितना नुकसान हुआ है। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पानी और खून एक साथ नहीं बहेंगे, लेकिन मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर ओवैसी का बयान अमेरिकी सदर ट्रंप को भी बनाया अपनी शदीद तनकीद का निशाना।
पहलगाम हमला, इंटेलिजेंस की संगीन नाकामी, वजीर दाखिला अमित शाह दे फौरी इस्तीफा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पार्लियामेंट में मुतालबा। गजा पर इसराइली बर्बरियत और वजीर आजम मोदी की खामोशी बायस शर्म, सोनिया गांधी ने लिखा सख्त मजमून, इसराइल के मज़ालिम इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। हिमाचल प्रदेश के इलाके मंडी में बादल फट पड़े, जबरदस्त तबाही, कई इलाके हो गए तबाह, 3 अफराद की मौत। फलस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात नहीं करेंगे कायम, सऊदी अरब का अक़वाम मुत्तहिदा में 2 टोक ऐलान। गजा जंग का खात्मा, अक़वाम मुत्तहिदा में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी, इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान 2 रियासती हल का कोई मुतबादिल नहीं, फ्रांस का बयान। 18 सालों में पहली बार नागार्जुना सागर के 14 गेट खोल दिए गए। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की 22 लाख एकड़ अराजी को किया जाएगा सैराब, रियासती वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी का बड़ा बयान। हैदराबाद की तरक्की के लिए हुकूमत की खुसूसी तवज्जो, जुबली हिल्स में कांग्रेस का झंडा ही लहराया जाएगा, रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का दावा। 4 ता 6 अगस्त 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का ऐलान, पसमानदा तबक़ात को सियासी इख्तियार दिलाना है मकसद, कविता का बयान। मलून एमएलए राजा सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल होने तैयार, रियासत की सियासत में नया मोड़। बरसात में मौसर बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने नवीन मित्तल की हिदायत, ओहदेदारान के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस। और रेफ्रिजरेटर खोलते वक्त बिजली का झटका लगने से खातून हलाक, राजेंद्र नगर में अफसोसनाक सानहा। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।